तो धर्म जो है वो तो कोई भी इस तरह की नफरत और उससे हिंसा, नफरत के इतना उबाल आपके अंदर उठे कि आप हिंसा पे उतारू हो जाए, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई भी धर्म, और खासकर हिंदू धर्म तो कभी भी इस बात की कोई एडवोकेसी नहीं करता है, वकालत नहीं करता है कि आप इस किसी एक व्यक्ति से या समाज से इतनी नफरत करने लगे कि आप यहाँ इस हद तक उतर आए कि आप हथियारों को इस्तेमाल करने की लोगों से निवेदन करने लगे कि आप ऐसा उनको उकसाएं कि आप जो सामने वाला समाज है वो आपका दुश्मन है या तुम आप उनके खिलाफ आत्मरक्षा में तथाकथित तौर पे कह रही हैं वो। तो एक महिला के मुंह से तो ये बहुत एक अजीबो मतलब बहुत एक खतरे की घंटी है। अगर एक महिला भी इतनी ज्यादा रेडिकलाइज हो गई है कि वो सामने वाले एक समाज को हथियार को मतलब उनकी, मैं तो ये साफ कहना चाहूंगी कि संघार की कॉल दे रही है अगर वो, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस स्थिति में पहुंच गई है देश की देश का जो समाज का जो ताना बाना है और जो मानसिकता है वो कहाँ पहुंच चुकी है। और ये जो पार्टी है, संघ हो उसमें या भाजपा हो या संघ के जितने भी अनुषांगिक संगठन है, ये सभी इनका काम ही, इनकी नींव ही नफरत की बुनियाद पे खड़ी हुई है। तो इनका क्योंकि सरकार बना में आ गए हैं, 8 साल से सरकार में नफरत के बल पे ही जिंदा हैं, खौफ दिखा रहे हैं, खौफ के बल पे जिंदा हैं। तो लेकिन आर्थिक मोर्चे पर, विदेश नीति के मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और सामाजिक समरसता हो, सामाजिक सद्भाव हो, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हुई है। और तो अब इनके पास एक ही हथियार है, नफरत। जैसे कि अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि गुजरात का चुनाव भी नफरत के प्रचार प्रसार पे ही जीता गया। मतलब जो नफरत 20 साल पुरानी जिससे कि समाज बाहर निकल आया था गुजरात का, वहां उसको वापस से रोक दिया उन्होंने याद दिलाए पुराने 2002 के दंगे और उससे पोलराइजेशन करने की, भावनाओं को उकसाने की कोशिश की। देखिए अब कर्नाटक का चुनाव सिर के ऊपर है, तो अब कर्नाटक में जो है भाजपा की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहां की सरकार को 40% कमीशन की सरकार कहा जाता है। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार का आलम यह है कि वहां 40% कमीशन दिए बगैर कोई काम वहां हो नहीं सकता इंसान का। तो इन्होंने सरकार के कोई कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, और येदुरप्पा का आपको मालूम ही है कि केंद्रीय नेतृत्व से 36 का आंकड़ा रहता है, तो पहले तो उनको हटाया, उसकी जगह बोम्मई को लाए। तो वो भी कुछ जिसको कहते हैं डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, वो भी सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं, कुशलता पूर्वक शासन प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं। तो वहां पे इनको अब लगता ये है, और कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है इस वक्त वहां पे, तो उनको लगता है कि इसके हम प्रशासन शासन के मोर्चे पर तो विफल हो चुके हैं, तो इसके लिए अब तरीका क्या है चुनाव जीतने के लिए। इनके पास एक अंतिम रामबाण है, अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है कि दो समाज के बीच में नफरत फैलाई जाए और उस नफरत से ध्रुवीकरण हो, और ध्रुवीकरण से उसकी इनको वोटों की फसल काटे। देखिए अब साध्वी प्रज्ञा के बयान पर आए, तो इससे पहले भी धर्म संसदों का जिक्र अभी मेरे से पूर्व वक्ता कर चुके हैं कि उनमें भी इसी तरीके से जनसंहार की एक कॉल दी गई। देखिए जेनोसाइड वॉच के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन, उन्होंने भारत में जनसंहार की भविष्यवाणी की है। और जो वो जेनोसाइड वॉच में उन्होंने 10 साइन बताए हैं कि क्या क्या साइन होते हैं ऐसा कांड होने से पहले। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उनकी बात को ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि करीब 9 तक वो पॉइंट्स भारत जो है उस पर खरा उतर रहा है। वो ये संभावना जता रहे हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, सद्बुद्धि आए जो हुक्मरान है उनको, और इस तरह के तत्वों को रोकें। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर हम इस तरह के जो इंटरनेशनल कोई एक एक्सपर्ट है, अगर वो इस तरह की बात कर रहा है और भविष्यवाणी कर रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है यहाँ पे इस तरह के अनहोनी घटना का, तो सरकार को भी और आम जन को भी, हम जन सिविल सोसाइटी को भी एक खतरे की घंटी है। हमें चेत जाना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बेहतर होगा कि समय रहते उसको हम रोकने की कोशिश करें और रोक पाए।
ये ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक वही जगह है जहां गौरी लंकेश की हत्या की गई है। अब आप सभी जानते हैं कि गौरी लंकेश की हत्या क्यों की गई, वो भी सभी यही सभी कारण थे जिनके चलते गौरी लंकेश की हत्या की गई है। और कर्नाटक में जो बीजेपी का जो ये चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक हिंदू समाज का कोई मेला वेला होता है, उसमें सभी लोग समाज के लोग वहां पे दुकानें लगाते हैं व्यापार के हिसाब से, तो उसमें मुसलमानों को उससे उन्होंने बैन कर दिया था कि मुसलमान भाग नहीं ले सकते। ये 2 साल पहले की बात है। तो आप ये देखिए कि वहां लगातार इस ध्रुवीकरण की, इस नफरत के कारोबार की, इस तरीके से समाज को बांटने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, अनवरत चल रही हैं। और उसमें अभी जो ये साध्वी प्रज्ञा है, ऐसा तो नहीं है कि ये इन्होंने अचानक जाके अपने इनके दिमाग में कुछ आया और जाके बोल गई, वो ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल किसी प्लान के तहत वहां गई हैं और उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप वहां जाके ऐसी बात करें ताकि वहां पे थोड़ा सा पोलराइजेशन का काम शुरू हो जाए। आप देखेंगे इससे पहले कोविड का दौरान चल रहा था, उसके बावजूद भी वहां हिजाब का, कभी वहां हिजाब का आ जाता है, नकाब का आ जाता है, कभी लव जिहाद आ जाता है। मतलब एक एक मुद्दा हो तो हो, दिन एक फैक्ट्री बनी हुई है इनके पास नफरत की, नफरत के जो टूल्स हैं। मतलब सोच के भी हैरानी होती है कि इन लोगों के दिमाग में आते कहां से इस तरह तरह की ये खुराफाते, कि इस तरह इतने टूल्स इन्होंने निकाल रखे हैं। तो आप देखिए उस आप साथ ही साथ आप देखिए दूसरी तरफ एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ये जो पूछते हैं बार बार, ये जो बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, भाई कहाँ टूटा है भारत जिसको जोड़ने की बात हो रही है? यही तो टूटा हुआ है, यही टूटन की बात हो रही है जिसकी प्रज्ञा ठाकुर बात कर रही है, जो तोड़ रही है प्रज्ञा ठाकुर, जिस अपने विषैले और जहर बुझे जो भाषण है उनसे जो तोड़ रही हैं, उन्हीं को कहा जा रहा है वही है भारत तोड़ने की आपकी कोशिशें, उन्हीं को नेस्तनाबूद करने के लिए, उन्हीं को ब्लंट करने के लिए ये यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा। और ये डेफिनेटली इसका असर हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का लोगों को रियलाइज हो रहा है। मेरे अपने परिचय में कई ऐसे जो हैं, जो जिसको अंधभक्त कहा जा रहा है आजकल की भाषा में, वो ऐसे लोग हैं कि वो अब रियलाइज करने लगे हैं, कह रहे हैं कि वास्तव में बहुत झूठ, हमने व्हाट्सएप में बहुत झूठ को सच माना, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है गलत हो रहा है। मैं इसको एक हेल्दी डेवलपमेंट मानती हूँ। आई होप सो कि आगे आगे पब्लिक इससे रियलाइज करे कि हम गलत रास्ते पे बढ़ चुके हैं और वापस वही पुराना भारत, गंगा जमुनी संस्कृति का भारत हमें देखने को मिले। तो यही हमारी कामना रहेगी। जी सुनीलम जी।